झूले एंड गुड आफ्टरनून। कितना अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यहाँ बैठ के यही सोच रहा था कि काश मेरे स्कूल टाइम में भी इतना क्लियर थॉट प्रोसेस मुझे मिल गया होता। मैं भी आप लोगों की तरह ऐसे ही एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष। मुझे लगभग अब 5 साल हो गए हैं लद्दाख में, तो कह सकते हो मैं भी यहाँ का हूँ थोड़ा थोड़ा। तो 2 साल में खालसी में था और 2 साल अभी तिमिस्गम पीएचसी हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं अभी इस सेशन के बारे में यही सोच रहा था कि काश मुझे भी ऐसा सर करियर काउंसलिंग मिला होता, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में एवरेज था, एवरेज से अबव था, लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि हमारे फैमिली फार्मर बैकग्राउंड से हैं, तो एक छोटी सी जगह से हैं। तो जब ऐसा कोई सपोर्ट मिलता है, इनिशिएटिव मिलता है, तो एक थॉट प्रोसेस हमारा क्लियर हो जाता है और कम से कम हमको ये पता चल जाता है कि हमें किस ब्रांच में इंटरेस्ट है। सही। तो थैंक्स करना चाहिए हमारी आर्मी टीम को और श्याम एजुकेशन कमेटी के सारे मेंबर्स को, और हमारे विलेज के बहुत सारे सोशल मेंबर्स भी आए हैं, और स्पेशली टीचर्स को। आज हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे टीचर्स नहीं होते तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। टीचर्स ही हमारा फाउंडेशन रखते हैं, और टीचर्स के बिना शायद मैं भी यहाँ नहीं होता और आज कुछ भी नहीं होता। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ टीचर्स का। आज भी मेरे स्कूल के टीचर्स को याद करता हूँ मैं। तो टीचर्स ही हैं जो हमारे फ्यूचर को गाइड करते हैं, एक डायरेक्शन हमको देते हैं। तो सारे टीचर्स को थैंक यू। और जब मैं डॉक्टर बन गया था, तो सबसे पहले मेरे स्कूल ही गया था, मैं सारे टीचर्स से मिलने, सारे टीचर्स को थैंक्स बोलने कि आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया। क्योंकि एक बार 12th पास हो जाते हैं तो उसके बाद वो लाइफ नहीं आती वापस स्कूल वाली, और ऐसे टीचर्स भी नहीं हमको मिलते हैं जो हमको हमारा फाउंडेशन एक बेसिक तैयार करके रखें, और सारे बेसिक हमारे नॉलेज और हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, करियर जो हम मार्क बनाते हैं आगे, वो सब टीचर्स की वजह से होता है। तो थैंक यू। तो सब ये सेशन, अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये सेशन हमारे बारे में नहीं है, आप खुद के बारे में है। स्टूडेंट्स को खुद को सोचना है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैं 10th में था तो मैं बहुत कंफ्यूज था। 10th, 11th, 12th ये तीनों बहुत क्रूशियल साल होते हैं। इसमें यूँ नहीं कि क्रूशियल ऐसे है कि 100% लाना है, 90% लाना है, 80% नहीं आएगा तो क्या होगा। क्रूशियल इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है इस टाइम, उसको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना। उसको एक रास्ता बस मिल जाए तो फिर वो चल पड़ता है आगे। तो 10th से ही हमको ये सब सोचना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज रहता था और मुझे समझ में नहीं आता था क्या करना है मुझे। लेकिन अब आपको ये पूछना है खुद से कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। क्या आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो जल्दी जल्दी आपका माइंड कैच कर लेता है उन चीज़ों को, या बहुत मुश्किल होती है और आपको लगता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा। जब बायो पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो क्या आपको इंटरेस्ट आता है उसमें? बॉडी के बारे में पढ़ते हैं हम, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या इंटरेस्ट आता है आपको? ऐसे सोचना है खुद। क्या बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, हार्ट कैसे वर्क करता है, लंग्स कैसे वर्क करते हैं, बोन्स कितनी है, मसल्स कैसे हैं, क्या वो जल्दी याद हो जाता है आपको दिमाग में, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? जब ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर है कि हाँ यार मुझे साइंस तो जल्दी से याद होती है, समझ में आ जाती है, या मुझे कम रटना पड़ता है साइंस को, तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ शायद मैं साइंस में आगे बढ़ना चाहता हूँ। काफ़ी बार होता है हम क्या दूसरों को देख के आगे चलते हैं कि यार सारे सीजन्स भी होते हैं। जब मैं पढ़ता था तो एक पूरा ट्रेंड चल रहा था कि सबको कॉमर्स लेना है और सबको सीए ही बनना है। फिर 1 साल बाद ट्रेंड चेंज हो गया, सबको इंजीनियर बनना था, तो सारे इंजीनियर बन रहे थे। जब मैंने बायोलॉजी लिया था 11th में, तो मैं सिर्फ अकेला स्टूडेंट था बायो का मेरी पूरी स्कूल में। मैं सेंट एंसलम स्कूल में पढ़ा था, तो सिर्फ अकेला था। मैं सोचता था यार मैंने कहीं गलत तो नहीं ले लिया है कुछ ब्रांच मेरे को अकेले कोई ऐसे टेबल में बैठ के टीचर पढ़ाते थे। तो आपको ये सोचना है कि हाँ साइंस मुझे खुद का एक्सपीरियंस ये है कि
मुझे साइंस बहुत इजीली याद होती थी, मुझे रटना नहीं पड़ता था। एक बार हार्ट देख लेता था तो उसके सारे फंक्शन, नोमेनक्लेचर सारा याद हो जाता था। लंग्स कैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, मुझे बहुत इंटरेस्ट था। एनिमल्स के अंदर पार्ट्स कैसे होते हैं, उनसे हम क्यों अलग है, प्लांट्स कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स क्यों अलग है हमसे। मैं छोटा था तो ये सोचता था अगर मैंने कोई सीड खा लिया तो मेरे पेट में से पेड़ क्यों नहीं उग जाता है। तो क्या ये क्रिएटिव माइंड से आप कुछ सोचते हैं ऐसा? तो ये पहला स्टेप है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं मैथ्स में जाना चाहता हूँ, मैं बायो में जाना चाहता हूँ, या मैं आर्ट्स में जाना चाहता हूँ। अभी जज मैम ने जो जो बातें बोली वो बहुत रिजोनेट की, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। तो जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे साइंस समझ में आती है, तो आप अब आगे सोच सकते हैं कि क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं है सब डॉक्टर बने, डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी फील्ड होती है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई ना कि साइंस कब लेना है। साइंस समझ में आ रही है, हमको इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है, तब साइंस लेना है। मुझे मैथ्स नहीं समझ में आती थी, मुझे बहुत रटना पड़ता था, न्यूमेरिकल्स हमेशा मेरे गलत होते थे, बहुत रट के जाता था फॉर्मूले भी, मैं बहुत मुश्किल से पास होता था, 70-80 नंबर आ जाते थे बहुत है। तो मुझे 10 से पता था मैथ्स में मैं आगे जाना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है हमको किस साइड में जाना है। तो ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको रिलेट हुई मेरी बात की हाँ मुझे साइंस समझ में आती है, मुझे मैथ समझ में आती है? कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हाथ हिला सकते हैं, आ रहा है ना? ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ही बच्चे होते हैं वैसे साइंस उनको रुचि। बायोलॉजी की बात करूँगा, मेरे को क्योंकि बायोलॉजी समझ में आती थी कि उनको बहुत इंटरेस्ट होता है लाइफ में। ठीक है, तो जब हम साइंस में आगे बढ़ते हैं तो आगे ये सोचना है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मेरा ये था कि कोई बीमार इंसान को मैं देख के मेरे मन में बहुत कंपैशन होता था। मुझे ऐसा होता था कि इसको सर दर्द है तो सर दर्द भी क्यों, तो मुझे उससे एम्पैथी होती थी, कंपैशन होता था कि यार काश मैं कुछ कर सकूं कि इसका दर्द दूर हो जाए, इसकी कुछ बीमारी दूर हो जाए। तो क्या वो चीज़ तुम में है? अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो खुद से पूछना है कि क्या किसी पेशेंट से एम्पैथी है। ये एक सोशल रोल भी है, क्या आप सोसाइटी की मेडिकल लाइन के थ्रू सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को, है ना? पैसों की बात पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले आप क्या करना चाहते हैं उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये था कि मुझे इंटरेस्ट होता था कि यार कुछ तकलीफ़ कम हो जाए, तो मैं उस तरफ बढ़ना चाहता था। फिर हाँ, अब मेडिकल लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो क्या स्कोप है, कैसे उसमें जा सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं सोसाइटी के लिए आगे बढ़ूं, सोसाइटी में एक ऐसी जगह जाऊं जहां पे लोग मेरी दवाई खाएं और कुछ मेरे से डिस्कस करें? सिर्फ दवाई खाना ही नहीं है मेडिकल लाइन में, आजकल तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में। और क्योंकि स्ट्रेस और बहुत बिजी स्केड्यूल हो गया, बहुत बिजी लाइफ हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है, हम आगे बात करेंगे। तो क्या आप इस लाइन में सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी को? ये एक क्वेश्चन है जो खुद से पूछना है। फिर अब हम आगे चलते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए सबको पता है नीट यूजी एग्ज़ाम होता है। ये 12th के बाद आप जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो ज़रूर बैठ सकते हैं नीट यूजी एग्ज़ाम में। हर साल ये एग्ज़ाम होता है, टफ एग्ज़ाम होता है। इसके बारे में मैं बताऊं तो पूरे इंडिया में 1.20 लाख सीट्स है। कोई गैस कर सकता है कि ये मान लो 1.5 लाख सीट है इसमें? ठीक है, कोई गैस कर सकता है कितने बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए? इस एग्ज़ाम में 2024-25 का हम डेटा लेंगे तो 22 लाख बच्चे बैठे थे। कितने? 22 लाख बैठे थे 1.20 लाख सीट्स के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन तो है, और एक सीट पे 19 या 20 बच्चों का कंपटीशन है। मतलब एक सीट आपको चाहिए किसी मेडिकल कॉलेज में, इसका मतलब आप 20 लोगों से फाइट कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ टफ है, लेकिन अगर आप में जैसे मैम ने बताया कि वो आग है अंदर, एक जुनून है कि नहीं मुझे तो इसी फील्ड में ही समझ में आता है, इसमें जाना है, तो इम्पॉसिबल नहीं है। इसका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा नहीं होता है, 50% लाएंगे जनरल में और 40% लाएंगे हम अगर रिजर्वेशन किसी कैटेगरी में है, तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं इसमें। तो
मुझे लगता है लद्दाख में लद्दाख में लेह हो गया डिस्ट्रिक्ट या जम्मू हो गया स्टेट, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें अगर आप 50 परसेंटाइल या 40 परसेंटाइल लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में इजीली हम लद्दाख के बच्चे जो आप हैं वो तो ज़रूर एडमिशन ले सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम हम 12th के बाद देते हैं, तो तैयारी कब से करनी है? 10 से ही तैयारी शुरू करनी होती है, क्योंकि एक सीट पे 20 जने लड़ रहे हैं तो आपको कुछ अलग से मेहनत ज़्यादा करना होगा ना। तो 10th के बाद कुछ बच्चे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ डाउट सेशन बाद में होगा तो कैसे तैयारी करनी है उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो फिजिक्स के आते हैं 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आते हैं 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के आते हैं 90 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन आएंगे और टाइम आपको मिलता है 3 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब 180 मिनट से ज़्यादा 20 मिनट और मिलता है आपको। 1 से 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है इसमें एंट्रेंस एग्जाम में। और एक क्वेश्चन सही करने के 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 मार्किंग रहती है इसमें। ठीक है, हर साल ये एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया नीट यूजी नाम से है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। तो ये तो हो गया MBBS के बारे में। BDS का भी इसी एग्ज़ाम से एंट्रेंस होता है। और बाकी रहे और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो मेडिकल लाइन में है, आजकल बहुत ही बूम पे है, वो पैरामेडिक्स है। पैरामेडिक्स में क्या क्या आता है? पैरामेडिक्स में आता है नर्सिंग असिस्टेंट, जो हम नर्स बन सकते हैं, और आता है फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, और रेडियोलॉजी असिस्टेंट बन सकते हैं, लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, है ना। और बहुत सारे और भी अब तो ब्रांच है। जीरियाट्रिक मतलब 60+ एज ग्रुप के लिए भी अब सारी ब्रांच खुल गई है। पैलिएटिव केयर जो कैंसर पेशेंट्स है उनके लिए बहुत सारी ब्रांचेज है, उनके लिए भी एग्ज़ाम होते हैं। हम 12th के बाद PCB है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और डायरेक्ट भी होता है उसमें। और आपके परसेंटेज अगर ठीक ठाक है, 60-70% हैं 12th में, तो उसके बाद आप आराम से इसमें जा सकते हैं, क्योंकि आजकल दिन ब दिन बहुत हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, है ना। और जितने हॉस्पिटल्स है उसमें सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत खुल रही है। डॉक्टर्स हो गया, पैरामेडिक्स हो गया, सारी ब्रांच हो गई। तो इसकी तैयारी के लिए 10 से ही शुरू करना है। और मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया आपको। बाकी लेफ्टिनेंट सर ने AFMC बताया था, आर्मी के थ्रू भी डॉक्टर्स बन सकते हैं, वो उन्होंने कवर कर दिया। और मेन बात ये है, क्या आप खुद में ये डिटर्मिनेशन है कि हाँ मेडिकल लाइन में जाना है। सोसाइटी को सर्व करने की बात भी होती है। जब मैं MBBS कर रहा था तब मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं किसी गांव में ही पोस्टिंग लूँगा। मुझे वैसे तो राजस्थान के गांव में जाना था, पर डेस्टिनी ऐसी कुछ थी कि मैं यहाँ आ गया, ये भी अच्छा है। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बहुत सिटी में जाऊँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, लेकिन इसमें जब आपके पास डिग्री है तो आप कहीं भी जाके पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी सिटी में जाएंगे तो वहाँ क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। या फिर अगर कोई मेरे जैसा सोचता है कि नहीं मुझे आराम से लोगों के बीच रहना है और वहाँ लोगों को काउंसलिंग करना है, वहाँ जो बेसिक चीज़ें मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल डिमांड्स और सर्विसेज हैं वहाँ मुझे सर्व करना है, तो आप मेरे जैसे ऐसे हार्ड एरिया में, टफ एरिया में भी आ सकते हो। वो आपका पैशन कैसा है उस पर डिपेंड है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कब पता चलेगा साइंस लेनी है, बायो लेनी है। ठीक है, तो फिर एग्ज़ाम्स के बारे में और कैसे स्ट्रेटजीज़ होती है प्रिपरेशन का, वो मैंने PPT बनाया था। तो कोई बात नहीं, हम जब डाउट सेशन में ऐसे ही कुछ बच्चे ही होंगे साइंस के, तो उनसे हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर देंगे। तो यही था इसका वे सर। थैंक यू।